चलो, इस वीडियो में समझते हैं प्राइस बिहेवियर के बारे में। ठीक है, प्राइस कैसे बिहेव करता है, ये अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, ये कब अप ट्रेंड रहता है, कब डाउन ट्रेंड रहता है, कब साइडवेज रहता है, अपन ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि प्राइस कैसे बिहेव करता है और कब अपन क्या करना चाहिए। ओके, चलो फर्स्ट समझते हैं ट्रेंड्स क्या है। अपन ये 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स रहते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ प्राइस मूव्स ड्यूरिंग नॉर्मल डेज। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स रहते। ओके, नॉर्मल डेज में जब न्यूज नहीं रहता है, ज्यादा इफेक्ट न्यूज नहीं रहता है, नॉर्मल में जब कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रहा है तो प्राइस अपसाइड ऐसा मूव करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हाई है, ये लो है। ओके, स्विंग हाई स्विंग लो कर बोलते हैं उसको। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं ना, वो सब एक ही चीज। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो, हाई लो, ऐसा प्राइस अपसाइड जाते रहता है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है। ओके, ये अप ट्रेंड है। प्राइस क्या हो रहा है अप ट्रेंड में, प्राइस ये लोस क्या है, बढ़ते जा रहे हैं नीचे। एक लो आया, मतलब ये इसमें क्या हो रहा देखो, प्राइस एक ऊपर जाने के बाद में वहां से सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करें। ओके, फिर से यहाँ पे बायर्स अटैक करके प्राइस को ऊपर पुश करें। ओके, प्रीवियस रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओके, क्योंकि सेलर्स वहां पे प्राइस को नीचे पुश किया ना, वो रेसिस्ट कर रहा था प्राइस वहां पे एक टाइम। ये सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस इधर से ऊपर गया ना, तो इसको सपोर्ट बोलते हैं। प्राइस इधर से बायर्स है, बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर खींचते हैं, तो ये सपोर्ट वाला लेवल है। फिर से वापस प्राइस इधर आए तो वापस बायर्स वहां पे एक्टिव हो सकते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। प्राइस वापस ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया, फिर से एक रेसिस्टेंस, मतलब फिर से सेलर्स आए वहां पे, प्राइस को नीचे खींचे। अब प्राइस को वापस नीचे खींचने के बाद में सपोर्ट, फिर से बायर्स एक्टिव हो गए वहां पे। ओके, बायर्स फिर से वापस एक्टिव होके प्राइस को वापस ऊपर खींचे, मतलब जो सेलर्स का लेवल था उस लेवल को भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया। ओके, फिर से एक बार सेलर्स फिर से अटैक करते, फिर से प्राइस नीचे आता। अगर बायर स्ट्रांग है तो फिर प्राइस ऊपर जाता इधर से, प्राइस को वापस ऊपर लेके जाते। ये जब तक बड़े प्लेयर समझते हैं कि हाँ न्यूज़ में बहुत स्ट्रांग है भाई, यहाँ से लेवल बहुत ऊपर जा सकता है, मतलब इनका गेम कैसा रहता है, बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग एक कॉन्सेप्ट रहता है, मगर उनको डेटा के हिसाब से जाना पड़ता है। ठीक है, बीच में जो भी आते हैं उनका एसएल हंटिंग, एसएल हंट होते रहता है, मगर ऐसा नहीं कि अब बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर सब लोग नीचे है तो उनका उनको नीचे प्राइस को नीचे खींच के उनका स्टॉप लॉस खाएंगे बोल के ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जो डेटा रहता है उसके हिसाब से ही जाते। एक बार बीच में एक एसएलएंटिंग करते, मतलब फेक मूव दिखा के वहां पे लोगों को रॉन्ग मूव में बिठा के करते हैं। ठीक है, वो एसएलएंटिंग कॉन्सेप्ट में बताता हूँ क्लियरली। पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा आइडिया समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अप ट्रेंड में कैसा होता है, ऐसा रेसिस्टेंस, मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते तो वो रेजिस्टेंस हो जाता। प्राइस इधर से ऊपर गया, समझो ये प्राइस इधर से ऊपर खींच रहे बायर्स, तो ये सपोर्ट हो गया। ओके, रेजिस्टेंस सपोर्ट, अच्छा हाई लो बनते गए, ये अप ट्रेंड है। ओके, अभी साइडवेज मार्केट में क्या होता है, प्राइस साइडवेज ऐसा एकदम साइडवेज ही रहता है। एक बार ऊपर नीचे जाता, वो नीचे जाता, फिर साइडवेज रहता है, ऐसा ऊपर गया फिर नीचे गया फिर साइडवेज, ऐसा। ठीक है, एक बंदा हॉस्पिटल में वो इसमें आईसीयू में रहे तो कैसा उसका हार्ट बीट कैसा पल्स मारता है, ऐसा। तो साइडवेज मार्केट में ही रहता, ऊपर नीचे वहीं फिरते रहता। मतलब ये एक इनडिसीशन मार्केट है, मार्केट किधर भी करेक्ट न्यूज़ नहीं है। तो आप बड़े प्लेयर्स क्या करते, बस उसको छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करने को देखते। बड़े प्लेयर्स में भी बहुत सारे रहते हैं ना, एक प्लेयर नहीं रहता है, बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, उनका टेक्निक्स के हिसाब से उन लोग वही रेंज बाउंड में उन लोग ऊपर से नीचे खींचते हैं, और जो दूसरे प्लेयर्स रहते हैं नीचे से ऊपर खींचते हैं, तो उसमें उन लोग ही प्ले करते रहते हैं। अपना रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, जो बड़े प्लेयर्स का ही पॉइंट है। ठीक है, अपन रिटेल ट्रेडर्स क्या करना है, बड़े प्लेयर्स के हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, उन लोग जो कर रहे हैं उनके हिसाब, उनका फ्लो के हिसाब से अपन जाना है। ठीक है, उसके लिए अपन ये सब समझना है। ओके, सो ये साइडवेज मार्केट है। क्या करता है यहाँ पे, प्राइस खाली साइड ऊपर नीचे एक बार मोमेंटम देता है, नीचे आता है, ऊपर उधर इधर रहता है कंटिन्यू, ऐसा हायर हाइस बना लेते, ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हाई हाई हाई, हाई को हाई ब्रेक करते गया, हाई को हाई ब्रेक करते गया, ऐसा हाई को प्राइस ब्रेक करते जाता ना, वो अप ट्रेंड रहता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, साइडवेज मार्केट है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ नहीं रहे जब ऐसा रहता है। ठीक है, कुछ अच्छा न्यूज़ है, वो नेगेटिव न्यूज़ रहने दो या पॉजिटिव न्यूज़ रहने दो, वो टाइम में क्या है, मार्केट एकदम ऊपर तो जाता है, एकदम नीचे तो जाता है, राइट। अब दूसरा ट्रेंड जो है ना, तीसरा वाला, वो है डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्या है, ऐसा मूव करता है। ओके,
यहाँ पे ये हाई है, ये लो है। ओके, ये हाई, ये लो, ये लो, ये हाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही उसी तरह अप ट्रेंड के जैसा प्राइस नीचे जा रहा है ना, यहाँ से प्राइस ऊपर खींच रहे, बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे कि प्राइस को ऊपर खींचने में। ओके, मगर सेलर स्ट्रांग है यहाँ पे, इसलिए प्राइस को वापस नीचे खींचे, और ये बायर्स का जो एरिया था उनको ब्रेक करके नीचे आया। ओके, फिर से यहाँ पे बायर्स फिर से अटैक करे, यहाँ पे अटैक करके प्राइस को थोड़ा ऊपर खींचे, मगर क्या हुआ, प्राइस वहां से सेलर स्ट्रांग थे वहां पे, फिर प्राइस को नीचे खींचे। ओके, सो कौन स्ट्रांग है प्राइस, वो प्राइस में अगर मोमेंटम समझ में आना है कि आज का दिन प्राइस मतलब ये जो चार्ट में ना कौन स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, देखने के लिए अब ऐसा हायर हाइस लोअर लोज ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइस थोड़ा ही ऊपर गया, वापस इसका लो ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो समझो सेलर स्ट्रांग थे। ओके, और वापस प्राइस इधर से ऊपर गया, फिर से प्राइस इधर से सेलर्स नीचे कीजिए इस प्राइस को, तो फिर से वो मतलब सेलर से ही स्ट्रांग है जैसा। ठीक है, इस तरह आप अपने ट्रेंड को समझ सकते हैं कि बायर्स वीक है, सेलर स्ट्रांग ले रहे, तो अपन थोड़ा रिट्रेसमेंट पे सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं करके अपन समझ सकते हैं। ओके, ये है ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ट्रेंड में कैसा समझना है उसके बारे में। ओके, अब देखते हैं, एक मिनट। ओके, अभी देखते हैं हाउ प्राइस मूव्स ड्यूरिंग डेटा रिलीज डेज। ओके, तो डेटा रिलीज के टाइम में जैसे न्यूज़ आता है, ठीक है, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स हों दो, जो एसबीआई का, रिलायंस का, टाटा मोटर्स का, कौन सा भी बड़े कंपनीज का जब रिजल्ट्स आते हैं ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वो अच्छा है तो मोमेंटम अपसाइड रहे, पॉजिटिव न्यूज़ आए तो प्राइस अप जाएगा, और नेगेटिव न्यूज़ रहे तो प्राइस डाउन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रिक रहता है कि ये डेटा रिलीज अगर पहले ही एनालिस्ट रहते, बहुत सारे एनालिस्ट रहते जो ये डेटा को पहले ही एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से अरे ये क्वार्टरली में ये डेटा नेगेटिव आने के चांसेस है करके, उन लोग 2 दिन पहले से न्यूज़ में फैला देते। ठीक है, ये बड़े प्लेयर्स का गेम रहता है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूज़ को अगर प्राइस को इन लोग पहले ही, उन लोग अगर डेटा रिलीज डेटा रिलीज होने से पहले एक्सपेक्टेशन बोल दिए, हाँ, जो एनालिस्ट रहते हैं ना, उन लोग बोल दिए कि डेटा नेगेटिव होने वाला है, रिलायंस का डेटा नेगेटिव हो सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करके बहुत सारा एनालिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें फेक न्यूज़ भी रह सकता है, जेन्युइन भी रह सकता है। ठीक है, उससे बच के रहना पड़ता। सो नॉर्मली ये नए लोग, न्यू ट्रेडर्स इस न्यूज़ बेस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं ये सब। सो सिर्फ बोल रहा हूँ आपका आइडिया के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, तो अगर कल न्यूज़ है, ओके, तो 2 डेज पहले से क्या होता, आज और कल से क्या होता, न्यूज़ अगर ऑलरेडी एनालिस्ट नेगेटिव न्यूज़ बता रहे तो प्राइस क्या है, इस जगह से नीचे गिरते जाता। ओके, नीचे गिरते जाता। आज डेटा आया, ओके, सो ऑलरेडी अभी अभी आज डेटा नेगेटिव न्यूज़ है, ओके, स्लाइट नेगेटिव आया, एज एक्सपेक्टेड स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ आया, तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा। ओके, बाद में आज के दिन या कल के दिन जब प्राइस वापस रिवर्स होगा ना, एक लेवल ब्रेक होगा, जो स्विंग है, रिसेंट का स्विंग है, ऐसा लेवल्स ब्रेक होता है, तब उसका लेवल्स ब्रेक होने के बाद में इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग आता, फास्ट मोमेंटम आता। क्यों? क्योंकि 2 दिन से सब लोग जो सेलिंग करके बैठे हैं ना, एक बार वो अभी आज के दिन क्या हुआ था, न्यूज़ एज एक्सपेक्टेड डेटा नेगेटिव आया, स्लाइटली नेगेटिव आया, और ऑलरेडी लोग सेलिंग में थे, बड़े प्लेयर सेलिंग में थे। अभी ये छोटे प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स सब लोग न्यूज़ को देख के सेलिंग करने को देखते। ओके, बड़े प्लेयर्स क्या करते ये टाइम में, अच्छा थोड़ा मोमेंटम देके वहां से उन लोग प्रॉफिट बुकिंग करते। डेटा जो भी डाइजेस्ट करना था हो गया 2 दिन से, ठीक है, अभी इससे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहता मार्केट में। सो क्या करता, जैसे एक रिसेंट हाई या लेवल ऐसा ब्रेक होते ही वहां से शॉर्ट कवरिंग आ जाता। ठीक है, ये छोटे प्लेयर जो लोग भी फंसते हैं ना, ये सेल करने वाले क्या करते हैं, उनका स्टॉप लॉस क्या रहता है, बाई स्टॉप लॉस रहता, राइट। तो बड़े प्लेयर ऊपर से जो सेल करते हुए आते हैं ना, उन लोग ट्रिगर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इनका मूवमेंट को कैप्चर, इन लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर करते रहते हैं यहाँ पे, इनके बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते रहते हैं। ठीक है, इन लोग उसको मोमेंटम में इनका प्रॉफिट बुकिंग रहता है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ से सेलिंग करते रहते, यो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते, पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते। जितने लोग यहाँ पे फंसने वाले फंस जाते हैं, उन लोग छोटे प्लेयर्स क्या समझते, रिटेल ट्रेडर्स की हमको फंसाया गया समझते, मगर ये 2 दिन पहले से गेम चल रहा था, उनको नहीं मालूम रहता है। ठीक है, ऐसा ये एक तरफ का गेम रहता। ओके, और एक मोमेंटम कैसा रहता कि कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट में, ठीक है,
अभी प्राइस किधर जाता है कि नहीं मालूम, रिलायंस का जो भी डेटा है। हाँ ठीक है, डेटा कई तरीके के हो सकता है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट हाइक या रिड्यूस वाला भी हो सकता है, यूएस मार्केट का भी हो सकता है, फेड मीटिंग उनका भी रहता है, सो यूके मार्केट का भी रह सकता है, कुछ भी हो। जो भी इंडियन मार्केट को ज़्यादा इफेक्ट देता है ना, वैसा न्यूज़ आप ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए एवरी डे। मॉर्निंग सुबह आप पहले जो एस जी एक्स निफ्टी था, अभी गिफ्ट निफ्टी है, वो निफ्टी को आप ट्रैक करना चाहिए बिफोर आवर मार्केट आवर्स। उसको देखे तो समझ में आया था कि अपने ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। वो गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी का क्या रहता है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से अपना निफ्टी मूवमेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में। तो तब उसमें मोमेंटम देख के उसके हिसाब से अपना इंडियन मार्केट में क्यूज रहता है, ठीक है। वो मार्केट का आइडिया लेता है, ठीक है, ओके ग्लोबल मार्केट ऐसा चल रहा है, अपना मार्केट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी ऐसा चल रहा था, सो वी विल मूव एज पर दोज मोमेंटम करके वो हिसाब से रहता है, ठीक है। सो कुछ भी ट्रेंड हो, तो अगर शार्प न्यूज़ आए, समझो नाइट, जैसे अपना इंडियन मार्केट बंद हो गया, बाद में यूएस में एक शार्प न्यूज़ आया, तो अपन अपना मार्केट भी नेक्स्ट दिन सुबह गैप डाउन खुलता है सब, ठीक है। गैप डाउन नहीं खुले तो भी साइडवेज से जैसा नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, वो नेगेटिव न्यूज़ से कंटिन्यू प्राइस डाउन साइड चले जाता, ओके। प्राइस वापस अगर वो न्यूज़ उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है उससे, ठीक है, जितना उतना रिएक्शन देना था उस न्यूज़ को उतना रिएक्शन हो गया, उसके बाद क्या होता, शॉर्ट कवरिंग होता, प्राइस वापस ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो जितना पैनिक सेलिंग में जो नेगेटिव न्यूज़ आया उसके प्राइस नीचे जाता है, उसके हिसाब से वो नेगेटिव न्यूज़ बसे हुए, तो इससे ज़्यादा नहीं। बड़े प्लेयर्स क्या करते, न्यूज़ का जितना भी डाइजेस्ट करना था कर लिया, हो गया, ओके। अब यहाँ पे उन लोग शॉर्ट कवरिंग कर लेते, प्राइस जो सेल करते हैं ना उसको वापस बाइंग करते रहते। अब अपने छोटे प्लेयर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते, ये छोटे छोटे स्विंग्स करने ट्राई करते, ठीक है, ऐसा छोटे छोटे स्विंग्स करने ट्राई करते, ओके। तब क्या होता, प्राइस कंटिन्यूसली ऐसा नीचे आने के बाद में होल्ड करने वाले फंस जाते हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेडर्स रहते उन लोग को आराम से प्रॉफिट मिल जाता, मगर जो होल्ड करने वाले रहते हैं ना, बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करने के टाइम में उन लोग फंस जाते। अब लॉस में बुक करना पड़ता उनको, ठीक है। इन लोग क्या है, बड़े प्लेयर्स क्या इधर से सेलिंग करते हुए आते, यहाँ से उन लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहते, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग मतलब जो शॉर्ट्स करते रहते हैं ना उनको कवर कर लेते, मतलब प्रॉफिट जो इधर इधर से इधर तक जो प्रॉफिट मिला है वो बुक करते रहते, इसलिए अब ये जो रिटेल ट्रेडर्स भी बीच में फंसे सो रहते हैं ना, सब लोग एक ही बार बाइंग करते हैं कि प्राइस वापस ऊपर जाता है, इसको ही वी शेप रिकवरी बोलते हैं, ओके। ऐसे ही प्राइस सेम, अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो ऊपर जाएगा, जितना पॉजिटिव न्यूज़ है उतना डाइजेस्ट कर देगा, उसके बाद में शायद एक दिन हो या 2 दिन हो प्राइस ऊपर जाएगा ऐसा, ठीक है। जितना न्यूज़ का पावर रहता है उसके हिसाब से ऊपर जाएगा, उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग होना है, जो लोग भी इधर से बाइंग किए हैं ना उन लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ना कैसे भी, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट देखता है तो उसके बाद बुकिंग करता है, तो बड़े प्लेयर जब बुकिंग स्टार्ट करते हैं तो एकदम से फास्ट बुकिंग होता है, एक टाइप का होता है, ठीक है। ये इसको रिवर्स वी शेप रिकवरी बोलते हैं, ठीक है। और अगर उनको ऊपर ही लेके जाना है, बड़े प्लेयर्स को फिर भी ऊपर ही लेके जाना है प्राइस को, तो क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट बुकिंग कैसा रहता है पता है, प्राइस ऐसा ऊपर जाता है, अब इधर रेंज बाउंड होता है, ठीक है, ऐसा प्राइस रेंज बाउंड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे उनका प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, यहाँ पे पूरा एकदम प्राइस को ज़्यादा भी नीचे नहीं खींच रहे, छोटे छोटे क्वांटिटीज में उन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेते रहते, ठीक है। यहाँ छोटे प्लेयर्स क्या और क्या कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ बड़े प्लेयर जो नीचे से बाई किए थे उन लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहते, राइट। तो उसके बाद क्या होता, अब ऊपर लेके जाना है प्राइस, उनको क्या करते हैं उन लोग, प्राइस को एक बार नीचे खींचते, एक बार फास्ट मोमेंटम नीचे खींचते, ठीक है। जब लोग क्या समझते हैं, नॉर्मल ट्रेडर जो भी रिटेल ट्रेडर रहता है, उन लोग रेंज बनाता है, यहाँ से नीचे गया अभी सेल साइड जाएगा करके सोचते हैं, मगर डेटा इतना स्ट्रांग रहता है कि इन लोग यहाँ से जब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे फंस जाते हैं ना, उन लोग सब सेल में फंस जाते हैं। अब बड़े प्लेयर्स यहाँ से बड़े क्वांटिटीज में बाई ऑर्डर पंच करते, ओके। यहाँ से बाई ऑर्डर पंच करे तो क्या होता, अब कंटिन्यूसली ऊपर जाता। अब रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस रहता है ना, उनका क्या स्टॉप लॉस रहता है, सेलिंग में क्या रहता है, बाई ऑर्डर रहता है स्टॉप लॉस, राइट। सो इनके बाय ऑर्डर्स, बड़े प्लेयर्स के बाय ऑर्डर्स और छोटे प्लेयर्स के जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रहते सब मिलके एक ही बार प्राइस ऊपर चले जाते ऐसा, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन ऐसा रहता, उन लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते, फिर से ऊपर जाना है तो क्या लोगों को फंसा के और मार्केट को ऊपर लेके जाते, फिर एक जगह जाने के बाद में वहां से फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते ऐसा। ट्रेंड ये क्या है ट्रेंड, फिर इसको क्या बोलते हैं, रैली बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको रैली बोलते, इसको बेस बोलते, ओके। और ये फिर से रैली हुआ, ठीक है, रैली, ये बेस हो गया, फिर से रैली हो गया,
ओके, ये क्या हुआ यहाँ पे वी शेप रिकवरी में, ये रैली हो गया, ये बेस हो गया यहाँ पे, सडनली रोका वहाँ पे और बाद में फिर से ड्रॉप होगा। ओके, रैली बेस ड्रॉप। ओके, ये कौन सी सिचुएशन में होता बता दिया ना मैं, जो सडन न्यूज़ आता है ना, कुछ एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आए तो जब नो वो पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग होता है, वो टाइम में एकदम मोमेंटम आ जाता है, जब मार्केट उस न्यूज़ को डाइजेस्ट करता है, थोड़ी देर उधर इधर फिर के वापस नीचे गिर जाता है, एकदम जैसा गिरा है वैसा वापस नीचे आ जाता है। ओके, सो थोड़े न्यूज़ क्या रहते हैं, 2-4 दिन के ऊपर सस्टेन होते हैं, थोड़े न्यूज़ क्या रहते हैं, एक दिन का ही रहता है, उसका पावर उससे ज़्यादा नहीं रहता है। सो जब क्या होता है, ऐसा मोमेंटम आके वापस उसका पावर खत्म होने के बाद में वापस शॉर्ट कवरिंग हो जाता है। ओके, और ये वी शेप रिकवरीज कब बनते हैं, जब लॉन्ग वीकेंड रहता है ना, जैसे फ्राइडे अगर हॉलीडे समझो, ठीक है, सैटरडे सैटरडे संडे तो हॉलीडे रहता है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हॉलीडे है ना। अब मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा समझो, ठीक है। अब थर्सडे के दिन क्या है, अभी जब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का लॉन्ग छुट्टी है ना, ठीक है, अभी ये 3 दिन में कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड मार्केट में। लोग क्या करेंगे, अभी ये बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर 3 दिन अगर कंटिन्यूसली वन साइड है, तो थर्सडे के दिन उन लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि ये वीक का पैसा उन लोग निकाल लेंगे। ठीक है भाई, देखेंगे नेक्स्ट वीक का जो भी है, नेक्स्ट वीक देख लेंगे। अभी पहले जो ये वीक में जो प्रॉफिट है ना, उसको निकाल लेंगे, क्योंकि फ्राइडे हॉलीडे है और सैटरडे संडे भी है। तो मंडे क्या होता है देखेंगे, मंडे फिर मार्केट न्यूज़ के हिसाब से फिर से फ्रेश एंट्रीज लेंगे करके बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करते हैं। वो टाइम में भी ऐसा शॉर्ट कवरिंग होता है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर सैटरडे संडे मंडे हॉलीडे समझो, ओके, अब फ्राइडे के दिन प्राइस ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 2-3 दिन कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर गया, ठीक है, अच्छा मोमेंटम दिया। अगर निफ्टी में तो एक 4-5% कंटिन्यूसली अपसाइड गया, तो 5-6% भी गया समझो। जाने के बाद अगर फ्राइडे के दिन क्या है, अब मंडे के दिन हॉलीडे है, ओके, 3 दिन कंटिन्यूसली हॉलीडे है ना। सो ट्यूसडे तक क्या होता है मार्केट में, कौन सा न्यूज़ किधर से आता नहीं मालूम, ठीक है, कुछ भी न्यूज़ आ सकता है, जैसा रशिया यूक्रेन का वॉर है या कोरोना का कुछ न्यूज़ है, कुछ भी सडनली न्यूज़ आ सकता है, राइट। सो इसीलिए बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते, ठीक है, जितना प्रॉफिट मिलता है उसको लेके निकलते। ओके, सो ऐसे टाइम में क्या होता है, फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग आता है, थोड़ा प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं फ्राइडे के दिन भी, बड़े छोटे प्लेयर्स को सबको फंसा के उसके बाद में अब प्रॉफिट बुकिंग आता है यहाँ पे। तो अपन ये समझना है कि कभी भी पिछले 2 दिन का ट्रेंड जो रहता है ना, अगर वो कंटिन्यू अपसाइड रहे तो, और जो वीकेंड का टाइम आया अभी, ठीक है, सैटरडे संडे मंडे ऐसा टाइम आया, सैटरडे या थर्सडे के दिन अपना लास्ट वर्किंग डे है, बाद में 2-3 दिन कंटिन्यूस हॉलीडे से, वो टाइम में अगर प्राइस कंटिन्यू हो रहा तो अपन थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आता वहाँ पे 2-3 दिन कंटिन्यूसली मोमेंटम अपसाइड है, बाद में नेक्स्ट हॉलीडे से है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसको प्राइस, ये एक टाइप का प्राइस बिहेवियर है। ओके, सो अब ये 2 पॉइंट कवर हो गया, हाउ प्राइस मूव्स ड्यूरिंग नॉर्मल डेज and how price moves during news and data release days. Okay, अब how to find swing high and low. Okay, on चार्ट के ऊपर अपन लाइव में मार्केट में ऐसा देख लेते हैं, बैठने की ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, वो रख रख दिए तो ना ऑटोमेटिकली अपने को आ जाता दिखा देता वही। ठीक है, हाउ टू ट्रेड यूजिंग स्विंग मोमेंटम्स, ठीक है, इस दोनों के बारे में आप समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो, अब ये प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना, जो मैं स्विंग जो स्विंग हाई स्विंग लो करके एक इंडिकेटर है यहाँ पे, ठीक है, इसको देखो, मैं इसको खाली ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ, देखो आपको क्या हुआ, ये क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। ओके, प्राइस मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे और इंडिकेटर को फिर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू में स्विंग हाई लो करके ऐसा टाइप किया ना, आपको शायद ये नहीं दिख रहा है ना। ओके, अभी दिखता है। ओके, स्विंग हाई लो करके है ना यहाँ पे, स्विंग हाई लो, ये आप ट्रेडिंग व्यू में या इंडिकेटर सेक्शन में ऊपर इंडिकेटर सेक्शन रहता है, उसमें जाके आप क्लिक करें तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो प्राइस अभी अभी तक अपन क्या डिस्कस किए थे, प्राइस कैसे मूव करता है, और प्राइस नॉर्मल डेज में और न्यूज़ डेज में कैसा मूव करता है, इसके बारे में सीखे। अभी ये स्विंग हाई लोज कैसा फाइंड आउट करना है, ये इंडिकेटर लगाए तो ऑटोमेटिकली वही फाइंड आउट कर देता है, अपने को उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हर जगह जब भी प्राइस स्विंग हाइस बनते हैं, यहाँ क्या हो रहा है देखो, स्विंग हाइस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला ना मैं, स्विंग लो बना, इधर से ऊपर जा रहा, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, इसलिए प्राइस को ऊपर खींचे। ओके, एक स्विंग एक रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे हाई बनाना,
यहाँ पे थोड़ा सेलर स्ट्रांग थे, प्राइस को नीचे खींचे, मगर उतना भी स्ट्रांग नहीं थे कि बायर का जो एरिया उसको नीचे उससे ब्रेक करके नीचे जाने का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर ऊपर गया, स्विंग हाई के ऊपर गया, ये सेलर्स एक्टिव थे, प्राइस वापस ऊपर गया और यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, ओके। फिर प्राइस को नीचे खींचे, ये बायर्स एरिया को फेल कर दिए, ये बायर्स एरिया को भी फेल कर दिए, यहाँ से नीचे आया। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे फिर प्राइस को ऊपर गया, मतलब ये एरिया को फेल करने के बाद में फिर से बायर्स यहाँ से एक्टिव हो गए, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ लोग नॉर्मली अब अलग 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 तरीका है इसका सीखने का। अब एक तरीके से क्या है, अपन ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, बड़े प्लेयर्स वो स्टॉप लॉस खाने इधर आए, बाद में फिर ऊपर लेके गए, ऐसा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था, यहाँ पे जो सेलर्स थे, बड़े प्लेयर्स स्ट्रांग थे, इसीलिए इनके जो रिटेल ट्रेडर जो भी फंसे जो फंसे थे, उनका स्टॉप लॉस खाने ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया बोल के समझते, ठीक है। वो जो भी है, मगर आप ये समझना है कि रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेक होने के बाद प्राइस वहां पे सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में प्राइस वहां पे सस्टेन हो रहा नहीं हो रहा, ओके। सो ये मेन लॉजिक है अपन समझने का, स्विंग मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में कि वो जेन्युइन प्राइस ब्रेकआउट है या इसके बाद वापस सेलर्स एक्टिव होते हैं या नहीं, ठीक है, उसके बारे में समझना है, ठीक है। अभी देखो और एग्जाम्पल्स भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे प्राइस एक सेलिंग मोमेंटम आया, फिर से यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया, ये सेलिंग मोमेंटम को ब्रेक करके ऊपर गया, बाद में रेड कैंडल बना, ओके। प्राइस वापस जो स्विंग लो था उसका लो ब्रेक नहीं किया, अब क्या हुआ, इधर से इधर ही ये स्विंग हाई वापस इधर ब्रेक किया, ओके, मतलब बायर स्ट्रांग है यहाँ पे, राइट। तो ये सेलर जो है ना, ये फेल हो गए यहाँ पे, ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, ये लाइन दिख रहा है ना, लेवल ब्रेकआउट होता है कि इधर से मोमेंटम इतना मिल गया, ओके। फिर वापस प्राइस क्या किया, इधर से सेलर्स थोड़े स्टार्ट हो गए, एंट्री लिए थे, इधर से वापस प्राइस किधर आया, रेसिस्टेंस के पास आया, ओके। जो हाई था ना वो रेसिस्टेंस है ना, अभी क्या होता, रेसिस्टेंस जो है ना सपोर्ट बनता, ओके। अगर यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स का जो यहाँ पे पहले ये थोड़े प्लेयर्स जो है ना ये सेल करने वाले थे ना, इन लोग वापस क्या करते हैं, यहाँ पे अगर उन लोग कन्विंस हो गए मोमेंटम को, ओके भाई अभी प्राइस अप जाने का है, तो यहाँ से उन लोग री एंटर करेंगे, उनके लेवल से वापस बाइंग साइड एंटर कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे क्या होता, ये रेसिस्टेंस जो है ना सपोर्ट बन जाता, ओके। अगर इधर से वापस ऊपर गया और ये जो सेलर्स एरिया था वो भी ब्रेक करके वापस ऊपर गया और इधर प्राइस सस्टेन हो रहा, तो इधर सेलर्स ये जो थे वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सेलर्स का स्टॉप लॉस जो है ना, इनका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बाइंग स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइस वापस इधर आता है, इसी लेवल पे उनके लेवल पे वापस आने के बाद में उन लोग क्या करते हैं, जो सेलर्स है उन लोग बाई करते हैं वापस, ठीक है। उन लोग पोजीशन को एग्जिट करते हैं, बहुत सारे लोग पोजीशन को एग्जिट नहीं करने वाले, वापस उनका लेवल आए तो एग्जिट करने वाले भी बहुत सारे रहते, राइट। उनका सेलर्स एग्जिट उनका सेलिंग पोजीशन एग्जिट हुए तो बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली इधर से, उसी लिए रेसिस्टेंस जो है ना बाइंग हो जाता, मतलब सपोर्ट बन जाता, ठीक है, ऐसा। तो वापस रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर से मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम देखते गए तो ये स्विंग लो हाई देखो, इतना बड़ा मोमेंटम आया, बाद में एक मोमेंटम आया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक 50% का रिट्रेसमेंट देखना है, ठीक है। अभी मैं आगे बताता हूँ, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाते। रिट्रेसमेंट और रिटेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, प्राइस को कैसे समझना है, प्राइस कैसे बिहेव करता है उसके बारे में समझ सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट आप स्विंग मोमेंट्स को समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, ये बड़ा सा मोमेंटम आया, ये क्या है, ये इसको इम्पल्स मूव बोलते हैं, ठीक है। अभी आप सुने होंगे थोड़े लोग इम्पल्स मूव, करेक्शन मूव बोलते हैं सब, ठीक है। सबको सेम है भाई, स्विंग हाई स्विंग लो, आप नए नए टर्म्स अगर सुने तो ये क्या कि अलग है बोल के समझते होंगे, सब एक ही है, ठीक है। ये इम्पल्स मूव है, बड़ा मूव है, ये छोटा मूव है, करेक्टिव मूव है, मतलब प्राइस छोटा मूव हो गया, ठीक है। बाद में इधर से फिर से बायर्स एक्टिव हो गए, प्राइस अपसाइड जा रहा है, तो मैं अपन सीखे ना, ये क्या है, अप ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड में है, ओके। तो अब इधर जाने के बाद एक इम्पल्स मूव आया, एक छोटा सा करेक्शन आया, नेक्स्ट इम्पल्स मूव देखो, करेक्शन आने से पहले नेक्स्ट इम्पल्स मूव छोटा हो गया, यहाँ कितना बड़ा था, यहाँ कितना बड़ा था, नेक्स्ट इम्पल्स मूव छोटा हो गया, मतलब प्राइस यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है बोल के अपन समझ सकते, ओके। वहाँ पे करेक्शन मूव देखो, नॉर्मली करेक्शन मूव कैसा होता है मालूम है, 50% 60% तक होता, जो ये स्विंग हाई लो का मूवमेंट में मैक्सिमम 50-60% के अंदर ही मोमेंटम रिट्रेस करना है, वहां से ऊपर जाना है, तब वो हेल्दी रिट्रेसमेंट है, वो बराबर ट्रेंड अपसाइड जाता करके अपन समझ सकते हैं, ओके। अगर यहाँ देखो स्विंग लो स्विंग हाई, राइट, जो लिख रहा है ना यहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं ना, अब प्राइस वापस आके एग्जैक्टली जो स्टार्ट हुआ है ना स्विंग मोमेंटम वहां तक आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 90 to 100% रिट्रेसमेंट हो गया।
तो सेलर स्ट्रांग थे इसलिए प्राइस को नीचे खींचे। ओके, सो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अपने को सेलर स्ट्रांग हो गए, अब वापस प्राइस ऊपर गया तो अपन थोड़ा देखना है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब भी एक लेवल ब्रेकआउट होता है ना, रेसिस्टेंस लेवल कौन सा भी रेंज ब्रेकआउट होता है, वहां पे ब्रेकआउट होने के बाद में एक रेड कैंडल बनना है, अपसाइड के लिए एक रेड कैंडल बनना है और रेड कैंडल का हाई ब्रेकआउट होना है। ओके, इसका लॉजिक क्या है, सिंपल है कि यहाँ पे सेलर्स ट्राई किए, अगर ये रेड कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो, सेलर्स फेल हो गए, अब उसके बाद वापस प्राइस कंटिन्यू जाएगा करके। ओके, सपोज यहाँ पे भी देखिए सेलर्स यहाँ पे ट्राई किए, प्राइस यहाँ तक आया, वापस ये सेलर्स का एरिया ब्रेक होने के बाद में प्राइस वापस ऊपर गया। ओके, फिर से ऐसे सेलर्स ट्राई किए, प्राइस ऊपर गया, फिर से सेलर्स ट्राई किए, प्राइस यहाँ तक आया, मगर ये सेलर्स फिर से प्राइस सेलर्स का एरिया ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ फिर से सेलिंग कैंडल बना, रेड कैंडल सेलिंग कैंडल है, तो इसका हाई के ऊपर नहीं गया प्राइस, वापस क्या हुआ, अब यहाँ पे फेल ब्रेकआउट हो गए। ठीक है, इसके बाद लो मोमेंटम की कंटिन्यूसली अब नीचे, अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाइज दिख रहे हैं ना, ऐसा हायर हाइज आ रहे हैं और लोअर लोज बनते जा रहे हैं, ऐसा प्राइस नीचे जाते जा रहा है। यहाँ पे सेलर से ये बायर से प्राइस को 50% के अंदर ही रिट्रेस करके फिर प्राइस को नीचे खींचे, फिर इन दोनों के ये लाइन के बीच में 50% में आया, फिर से सेलर्स एंटर करे, प्राइस को नीचे खींचे, ऐसा प्राइस को ऐसा नीचे खींचते रहते। ओके, सो ये अप ट्रेंड था, प्राइस एक साइडवेज मोमेंटम आया, उसके बाद में फ्रीज एक बार ये सपोर्ट्स ब्रेक हुए ना, फिर ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, जो ये अपर लाइन्स है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब क्या है डाउन ट्रेंड में चले जैसा है। ओके, ये इधर रेंज में जाने के बाद फिर से ये अपर लाइन्स ब्रेक होते जा रहे हैं, तो प्राइस कंटिन्यू के जैसा होता, मैं बताया ना, प्राइस अपसाइड जाके फिर साइडवेज होके फिर अपसाइड जाता। ठीक है, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन, रैली बेस रैली हुए तो ऊपर जाता, पर यहाँ क्या हो रहा है, रैली बेस बन गया, एक साइडवेज मार्केट बन गया, उसके बाद में फिर ड्रॉप बन गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा तो प्राइस को ऐसा ऑब्जर्व करते हुए अपन ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अभी ट्रेड कहाँ लेना है, ठीक है, और एक पॉइंट जो बात किए थे ना अपन, हाउ टू फाइंड स्विंग हाई स्विंग लो, ये तो समझ में आ गया राइट। अभी हाउ टू ट्रेड यूजिंग स्विंग मूवमेंट्स। ओके, ये एक तरीका है अपन ट्रेड करने का। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, रेसिस्टेंस सपोर्ट बनना है या सपोर्ट रेसिस्टेंस बनना है, वहां पे अपन ट्रेड करते हैं। ओके, तो ठीक है, बहुत तरीके इसमें ट्रेड करने के। रेंज बॉन्ड में अपन ज्यादातर नए लोग रेंज बॉन्ड में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मतलब एक स्विंग हाई बना, एक स्विंग लो बना, सपोज ये स्विंग है, स्विंग हाई और लो बनाना, इसके बीच में जितने भी हाई लॉस बनते हैं उसको इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि प्राइस एकदम रेंज बॉन्ड में है। ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी प्राइस एक हाई बन गया, एक लो बन गया, उसके बाद में बीच में जो लाइंस बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये पूरा साइडवेज मार्केट है। अब इसमें घुसना नहीं है अपन, इसमें घुसे तो क्या है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेना है, जो स्कैल्पिंग ट्रेड्स करने वाले ले सकते हैं, मगर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट लेने वाले इसमें घुसना नहीं है। लेवल ब्रेकआउट होने के बाद में इधर साइड ब्रेकआउट होना है या इधर साइड ब्रेकआउट होना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ठीक है, उसके बाद ही मोमेंटम देख के ट्रेड लेना है। ओके, अब इसमें इस चीज़ में क्या हुआ, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में प्राइस नीचे के साइड ब्रेकआउट हुआ, बाद में यहाँ से बाइंग आ गया। ओके, क्योंकि ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट सब लोग जितने सपोर्ट के नीचे आने के बाद में जो बायर्स अटैक करते हैं ना यहाँ पे, सो बायर्स अटैक किए, मगर यहाँ क्या हुआ, रीसेंट रेसिस्टेंस जो है वो वैसे ही इंटैक्ट है, बाद में फिर से प्राइस वापस नीचे आ गया। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन गया ना, मतलब ये देखो, ये बायर स्ट्राइक किए, यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आया, कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आया, मतलब विक जो है ना वो रिजेक्शन है, मतलब सेलर्स जो इधर जो बायर्स थे, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे लाइन इधर से प्राइस जो ऊपर खींचे थे, इन लोग अभी जैसे लेवल ब्रेक हुआ है, इन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बायर्स थे यहाँ पे, उन लोग सेल कर ले रहे, मतलब पोजीशन को एग्जिट कर ले रहे। इन लोग मान गए कि हम अभी प्राइस नीचे जाने वाला है, वी विल एग्जिट करके। ओके, सो उनका कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन आए थे कि उन लोग निकाल दिए थे कि बाइंग पोजीशन वापस क्या हुआ, सेलिंग हो गया। ओके, अब ऑलरेडी जो सेलर्स रहते, बड़े प्लेयर जो रहते, और इन लोग का सेलिंग मूवमेंट दोनों मिलके प्राइस को कंटिन्यूसली लेके जाते, तो अपन क्या करते, जो सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस है ना, जो ये लेवल ऐसा रिजेक्शन दिखता है, ऐसे ग्रीन कैंडल्स को देख के वहां से ट्रेड कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स के नीचे अब ट्रेड करने के टाइम में क्या देखना है, प्रीवियसली इधर कोई सपोर्ट्स नहीं जैसा रहना, ये लाइंस ना, ये लाइंस के नीचे प्राइस जाना है, वहां पे ग्रीन कैंडल्स बनना है। ठीक है, और क्योंकि ग्रीन कैंडल क्यों बनना है, क्योंकि बायर स्ट्राइक किए और फेल हो गए ना, अब उनका लो के नीचे, ये कैंडल्स के लो के नीचे प्राइस नीचे जाएगा करके रहता है।
ओके। अपन अब स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, स्टॉप लॉस दो तरीके है, वो नेक्स्ट वीडियोस में बनाता हूँ मैं, ठीक है। अभी सब कुछ एक ही वीडियो में पूरा बनाया तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा एग्जांपल और एक एग्जांपल भी बताता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या देखे अपन, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस देखे ना, एक रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट देखेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेसिस्टेंस यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है। ओके, सो यहाँ देखो प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, प्राइस रेसिस्ट हुआ था, सेलर्स नीचे खींचे, अब बाद में ये जो सपोर्ट जोन है उसका ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस वापस ऊपर गया, प्राइस इसके ब्रेकआउट होने के बाद में एक रेड कैंडल बना यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग ट्रेड में अपन ग्रीन ग्रीन कैंडल देखते हैं कि वहां पे अगर एक रेसिस्टेंस के पास अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो उधर उधर से अपन सेल साइड देखते हैं। ओके, यहाँ पे बाइंग जोन है, ये बाइंग ट्रेड देखना अपन यहाँ पे, ठीक है। रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस एक सेलर्स एक बार ट्राई किया यहाँ पे, मगर इन लोग प्राइस को नीचे नहीं खींचे। ओके, इसका लो भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, मतलब यहाँ पे अपन बाई कर सकते थे। अपना स्टॉप लॉस क्या है वो बाद में बताऊंगा, मगर आप एंट्री पैटर्न जो ऐसा देख सकते हैं, स्विंग मोमेंटम्स को देखते हुए रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का मोमेंटम्स को ऐसा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप 1:1 मोमेंटम को यहाँ होता, 1:2 को यहाँ होता, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ है वो देखना है, राइट। अभी यहाँ पे ट्रेड लिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे है, तो अपना टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा छोटा, ठीक है। उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट यहाँ तक रह सकता है, ठीक है। इस लेवल में ऑब्जर्वेशन करना है कि फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, प्राइस इधर से वापस क्या हो रहा है, अगर रिजेक्शन पैटर्न्स बन रहे हैं तो ये रेसिस्टेंस वाले वापस प्राइस को नीचे खींचे, ऐसा रहता है, ठीक है। तो खाली सिंपल ये ऊपर का रेड लाइन जो है ना वो सेलिंग जोन से, नीचे का जो है बाइंग जोन से, प्राइस इधर आए जब बाई करने को ट्राई करना है, अगर इधर से सेलिंग मतलब बायर्स अगर ट्राई करें मगर फेल हो गए तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर बायर्स ट्राई करिए उसके ऊपर जाएगा, तो अगर कंटिन्यू हो रहा तो अपन समझो कि ये फेक ब्रेकआउट था, ऐसा। फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अपन अगर फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करके अगर ये कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रहा है तो अपन उसको रेड करके नेक्स्ट स्विंग हाई स्विंग लोस तक अपन टारगेट रख सकते हैं। हाँ, बाई करे तो स्विंग हाई तक टारगेट रहेगा, अगर सेल किए तो नेक्स्ट स्विंग लो तक टारगेट रहेगा, ऐसा, ठीक है। सो इस तरह आप प्राइस को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सो चलो अभी नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको ट्रायल स्टॉप लॉस के बारे में समझाऊंगा। ओके, हाउ टू ट्रायल स्टॉप लॉस, क्योंकि एंट्रीज के बारे में थोड़ा समझ में आ गया, राइट, प्राइस को कैसा रीड करना है। अभी एंट्री स्टॉप लॉस के बारे में समझाऊंगा, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रायल स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसके बाद में अपन मार्केट में कूद जाएंगे। ओके, चलो।